अच्छा चौहान भाई, ये बताइए कि आप कैसे स्टूडेंट थे कॉलेज में? मतलब अपने बलबूते पे ही सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए या कोई बूटी छुटी का इस्तेमाल भी किया? मैंने पहली से लेके 10th क्लास तक हमेशा सितंबर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट और एनुअल में पहली और दूसरी पोजीशन ली। एफए मैंने रावलपिंडी बोर्ड टॉप किया था मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स ग्रुप में और मुझे याद है 5th क्लास में ना मेरी सेकंड पोजीशन आई। मिसेस इकबाल मुझे याद है, हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल। वो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद और मेरी सारी टीचर्स आई कि फयाज बैठाई खिलाओ, तुम्हारी सेकंड पोजीशन आई है। मैं धाड़े मार मार के रो रहा था। रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मेरी पहली पोजीशन ये है, मैं घर जाऊंगा, मुझे तो अम्मी अबू ने लितर मारने हैं, तेरी पहली पोजीशन क्यों नहीं आई? इतनी सेंसिटिविटी थी पोजीशन लेने के हवाले से। तो मैंने तो हमेशा बीएससी, मुझे याद है कि बीएससी के एग्जाम जब शुरू हुए थे तो उससे 4 दिन पहले मैं जेल से बाहर आया था। एमएसएफ के साथ हमारी लड़ाई हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। अच्छा। हमने कुछ 6 महीने 324 काटी और 4 दिन बाद बीएससी का पहला पेपर था, मेरी फर्स्ट डिव थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यानी कि और मेरी टीचर थी ना, टीचर जेडी समझा रही थी इन्होंने कि क्यों रो रहे हो फयाज, तुम क्यों रो रहे हो? सेकंड पोजीशन भी बच्चों की आती है। तो रो रो के कह रहे सर मैं इतनी बूटी मारी फिर सेकंड आ गई। अच्छा एक बात बता दूं, वाजिद साहब के एक्सपर्ट है ना बूटियां मारन दे। साडे हमारा फैमिली का भी और जाती भी ये मजाज था कि उल्टा लड़ाई लड़ते थे जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई साथ वाला जाना नकल लगा रहा होता था ना। मेरी तरबियत ऐसी थी फैमिली के हवाले से कि हम एग्जाम के दरमियान लड़ पड़ते थे। काशुफ भाई, हाँ जी, मेरी भी कोई ऐसी कहानी है। क्या? आज से तकरीबन 15 यार थोड़ी ठंडी चार और देनी तेरे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल कर लूं सना जी? जी पहला तुसी उन्हां नूं केड़ा रोटी खवा रहे सवाल ही कर रहे। सना जी, आप एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, हमने भी आपके साथ काम किया है। आपकी फिल्म घर कब आओगे, उसके बाद ये दिल आपका हुआ, उसके बाद पप्पू लौरिया और काला गुज्जर, क्या ये खुला तजाद नहीं? यही बात मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन की है कि आप जब किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं तो पहले उसकी कोई बुरी चीज़ निकालते हैं। ये मैं नॉर्मल जजमेंट कह रही हूँ। नहीं तो आप वो मेरा काम था और मैं अपने काम को, हर काम को 100% और जैसे कहते हैं ना फोकस होके, और जो भी मुझे मिला होता है मेरी माई जॉब इज़ टू डिलीवर दैट 100%। तो वो जिस तरह का जो जिसका जे मुँह थे वो जी चपेट इन्होंने कहा वही बात, तो जो है सी उनका काम था उनका वैसे ही नजर आया। आई प्राउडली से कि मैं पंजाबी फिल्मों में भी थी साइमल्टेनियसली, उर्दू में भी थी। तो आप मुझे बताएं, उस एक्टर को आप क्रेडिट नहीं देंगे कि आप कॉमेडी भी अच्छी कर सकते हैं, आप सैड भी अच्छे सीन भी कर सकते हैं? कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। नो, मैं तारीफ करने के बाद ये बात नहीं, फिल्मां कीतियां सना जी, मैनू उन्हां ते इतराज ही रहा है। बताएं कौन सी? सब तो बड़ा इतराज ते है, देखो तुसी उर्दू फिल्म देखो काशिफ साहब जी सर, एवें लड़की कहती है रमीज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो रमीज भी अगों आई लाइक यू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो साड़ियाँ पंजाबी फिल्मां, सना जी ने किसी हीरो नूं कहा भी है ना माजू मैनू तेरे नाल प्यार है, तो माजू दा फिक्रा ही नहीं ठीक, साडी मंजिल ते कब्रिस्तान है। अच्छा देखें, ये पंजाबी जो फिल्में हैं ना, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये पंजाबी होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए, जो एक अवेलेबिलिटी या जो आपके पास चॉइस जितनी थी तब यही इंडस्ट्री थी पंजाब। डायलॉग इन्ने मजेदार होंदे सन। वो कहंदा ओए साडा इलाका है, कहंदा ओए इलाके ते कुत्तियां बिल्लियां दे हुंदे ने, ए साडा इलाका। कंफर्ट लेवल किसके साथ ज्यादा था? रीमा, मीरा? कोई भी एक्टर हो, वो उनकी एक अपना एक वो होता है, जब आप एक वर्क प्लेस पे होते हैं तो आपको सबके साथ एक एक्वेंटेंस होता है ना, आपका काम का एक माहौल इस तरह से होता है। मेरा कभी इस तरह से नहीं हुआ और मैंने जैसे बोला कि मेरा माइंडसेट इस तरह से नहीं था, तो मैं इन चीज़ों को कभी सीरियस लेती ही नहीं थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात थी। फयाज साहब एक बात बताइए, मुझे लगता है कि इस कौम के साथ बहुत धोखा हुआ है। 1970 में रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा, लेकिन धोखा हुआ। बिल्कुल। उसके बाद इस्लामी निज़ाम आएगा, फिर धोखा हुआ। उसके बाद कहा गया कि हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना देंगे, इंडस्ट्री लगेगी, फिर धोखा हुआ। उसके बाद नया पाकिस्तान का नारा लगा, हुकूमत आई। आपको क्या लगता है कि इस कौम के साथ अभी तक धोखा हो चुका है या होने वाला है? नहीं, वैसे एक चीज़ है, धोखा और खोता जाना खाने के बाद पता चलता है ना। इस नए पाकिस्तान के अंदर आपको
आपका जो जनाब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो एक डेफिसिट था, ठीक है ना जी, जो बड़ा ह्यूज किस्म का था, उसको रिड्यूस करके उसको सरप्लस के अंदर लाया गया पिछले 3 सालों में, इंस्पाइट ऑफ दिस के कोविड-19 मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ नया पाकिस्तान बना है। और फिर सबसे दिलचस्प बात ये है, तुसी कहते हो 70 साल का गंद जो है ना बंदा 3 साल साफ कर दे, ये पॉसिबल है? नहीं। बहुत बी रियलिस्टिक यार। 70 साल देने इमरान पड़ेंगे ना। खान है, कोई अलादीन का जो है ना जिन नहीं है। क्या आपने रगड़ा तो उसने कहा ही हो क्या हुक्म है मेरे आका, तो जनाब आप हुक्म देना शुरू कर दें तो पूरा करना शुरू हो जाए। भाई बी रियलिस्टिक। हम अभी तक 70-74 साल में रिक्शों के ऊपर मीटर नहीं लगा सके। हाय। तो सरकार ये छोटे छोटे जो काम हल्ले है तक साडे रक्षे हैं ते लिखे है तू लंघ जा साडी खैर। अच्छा, मजेदार बात ये है, हम मनहसुल कौम ना, हम सारे इंक्लूडेड मी, हम बड़े मुनाफिक से लोग हैं। ऐ जी सुनो 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 सुनो, हम कहते हैं कि बीवी अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हो जी, गर्लफ्रेंड जो है ना इंग्लैंड की हो, ठीक है जी, ते बच्चे कमियारपुर सुनो ना, वीजा जो है ना हमारे पास शिंजन हो, अच्छा और मौत हमें मदीने में आए। हमारी ख्वाहिशात, हमारे मामलात ये होते हैं। और भाई काशिफ भाई मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें इसमें हम सारे शामिल हैं। इससे पहले कि हम माहौल को थोड़ा सा चेंज करें और मौसीकी का तड़का लगाएं, सना आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? अपनी अपनी राय है ना, तो मेरी राय अगर आप इंडिविजुअल पूछेंगे एज अ मिडिल क्लास, उन्होंने बोला वर्स्ट है, हर शोबे में वर्स्ट है। बिल्कुल। और इसमें ये भी इसको ऐड कर लें कि हो सकता है कि जो भी वजूहात हैं हुकूमत की, वो शायद सही तरीके से आवाम को बता नहीं पा रहे, क्योंकि आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ अप्रिशिएट भी करनी चाहिए, अभी गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है, तो मैं चाहता हूँ इस पर बहुत सी क्लैप होनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब इस ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से 80 लाख की तादाद है, 80 लाख की तादाद, कि जो आपको 20 से 25 अरब डॉलर का फॉरेन रेमिटेंस आपको सालाना भेजते हैं। वाह। और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसमें ये 20 से 25 अरब डॉलर लगता है, तो आपका जनाब पूरे का पूरी इकोनॉमी जो है ना वो सस्टेनेबल होती है। फैजल हसन चौहान साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा था कि मैं मुल्क में जब आऊँगा मुल्क के बड़े बड़े चोरों को पकड़ूंगा, तो कब पकड़ेंगे वो? यार देखो आपके सामने है मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिनकी एक ही शौक, एक कमज़ोरी है, जनाब नोटों का जलवा और सूजी का हलवा, ठीक है जी। फिर आपके आले शरीफ हैं, उनके 2 शौक हैं, आपकी जनाब सीमेंट और बजरी की सड़क और करप्शन की ठरक, ठीक है जी। और आले जरदारी हैं, जिनका एक ही नारा है, हबीबी हैया हैया, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब इन तीनों को इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है और इनकी चीखें सारे सुन रहे हैं, तो फिर चोरों को सीधा तो किया हुआ आपने उनका सवाल सुना नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि इन चोरों को कब सजा मिलेगी। सजा हुण जो है ना, अदालत बनी गाला तो नहीं ना लगनी, लगेगी। अदालत जो है वो आपके अदालती सिस्टम ने करना है। बिल्कुल। अदालतें हम नहीं है, हुकूमतें फैसले नहीं करती कि किसी को सजा देनी है, किसी को जजा देनी है। हुकूमतें अपने जो प्रोसिक्यूशन के अदारे होते हैं ना, पुलिस होगी, FIA होगी, IB होगी, जनाब मुख्तलिफ अदारे हो गए, उनको एक आज़ादाना माहौल देती है। हमने आज़ादाना माहौल दिया, PTI के लोगों को भी नैब ने रगड़ा, अपोजिशन को भी रगड़ा,